मैं साबिर आप सभी का स्वागत करता हूं HK24 न्यूज में। आज हमारे साथ हैं बसवा कल्याण के सोशल वर्कर और बसवा कल्याण आम आदमी पार्टी सिटी प्रेसिडेंट SS मुबीन शेख। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल HK24 न्यूज में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं साबिर अली साहब आपका और आपकी पूरी टीम HK24 न्यूज़ की टीम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें कुछ बोलने। This video is sponsored by Presidency English Medium Public School. Admission are open. नसीब होटल, टी पॉइंट एंड टिफिन सेंटर का मौका दिया और हमको मदद किया, शुक्रिया। आज हम SS मुबीन शेख से कुछ सवालों जवाब करेंगे। तो सर आपसे ये सवाल था कि भारत में महंगाई का बोझ जो जनता पर छाया हुआ है, तो इस बात को लेकर आपकी पार्टी भारत सरकार से क्या मुतालबा करती है? आम आदमी पार्टी का भारत सरकार से मुतालबा है कि आज जो महंगाई का स्तर भारत में जिस लेवल पर हुआ है, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं कि वो सीधे बराह रास्त भारत सरकार है। क्योंकि जिन नीतियों के तहत देश को चलाया जाता है, उन नीतियों का सरकार के पास जो है कोई लक्ष्य या कोई जवाब नहीं है। सरकार अगर अपने वोटर्स को, अपनी जनता के हित में काम नहीं कर सकी, तो उसका नैतिक धर्म है कि वो अपनी सियासत से इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे। आज भारत का एक एक नागरिक भारत के जमीन के एक एक कोने पर महंगाई के बोझ से कहीं सुसाइड कर रहा है, कहीं उसके घरेलू झगड़े चल रहे हैं, कहीं कोई भूख से मर रहा है। ऐसे अनगिनत जो है आपको वाकयात मिलेंगे कि ये जो महंगाई आए दिन जो है बढ़ रही है, इसका सरकार के पास कोई लक्ष्य नहीं है कि इसको किस तरह रोका जाए। जो लोग नीति बनाते हैं, उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य में जब से जो है आम आदमी की सरकार आई हुई है, कुछ चीजों पर काबू पाया है। जैसे कि जो है एजुकेशन का पैसा बचता है दिल्ली में, नल का बिल बचता है, लाइट का बिल बचता है, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा बचता है। अब और आने वाले दिनों में दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ऐसे कई संशोधन जो है दिल्ली की अवाम के लिए जो है ला रही है, जिससे इस महंगाई के बोझ से निपटा जा सके। तो इस तर्ज पर तमाम भारत में जो है ऐसा करने की जरूरत है। तो आज जो भारत की सरकार है, बीजेपी सरकार, उसके पास जो है इससे निपटने की नीति की जरूरत है। इसे किस तरीके से इसका चयन, इसका गठन किया जाए कि इस पर कंट्रोल किया जाए। आज छोटी छोटी चीजें, रोजमर्रा की चीजें, आप अगर फूड मार्केट में फूड लेने जाएंगे, तरकारी मार्केट में तरकारी लेने जाएंगे, मीट मार्केट में मीट लेने जाएंगे, अगर आप राइस लेने जाएंगे, जवार लेने जाएंगे, आपके पास आपका वो बजट नहीं है, आप वो नहीं खरीद सकते। आप 60 रुपए किलो चावल नहीं खरीद सकते, 30 रुपए किलो जवार नहीं खरीद सकते। हुकूमत को चाहिए कि रोज रेगुलर जो यूज होने वाली चीजें हैं, कम से कम उसके ऊपर तो नियंत्रण रखा जाए, उन चीजों को कंट्रोल में रखा जाए। जैसा कि आज मीठा तेल है, जो है एक आदमी 160 रुपए किलो तेल लेकर जो है नहीं खा सकता, और इसका दूसरा जो है ऑप्शन भी नहीं है। आप किस तरीके से जो है तेल से तलेंगे, दूसरी चीजें किस तरह पकाएंगे? तेल को अगर हटा दिया जाए तो आप किससे तलेंगे? जिस चीज का ऑप्शन नहीं है, कम से कम ऐसी अशिया जो रोज हर आदमी के इस्तेमाल में आते हैं, ना कि गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, नहीं हो, तमाम लोगों की जो है जरूरत की जो चीजें हैं, कम से कम उस पर तो हुकूमत का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पर काबू पाए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत में आए दिन रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम में भी इजाफा पाया जा रहा है। तो भारत सरकार ये दावा करती है कि पेट्रोल और डीजल का जो बढ़ते हुए दाम है, इनका पैसा वैक्सीनेशन और दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। तो इस ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है? वैक्सीनेशन तो जो है 2020 से वैक्सीनेशन का पीरियड चालू हुआ है। अगर हुकूमत डीजल, रसोई गैस, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने का अगर ये कारण बताती है, तो जनता को गुमराह कर रही है और जनता को मूर्ख बना रही है।
जी। पेट्रोल और डीजल के दाम 2014 से लेकर अब तक मुसलसिल बढ़ते हुए आए हैं और ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई दूसरा सेक्टर बचा नहीं जी। जिससे टैक्स वसूला जाए हाँ। और देश को चलाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े जो है कंपनीज जो है इस लॉकडाउन के जरिए से लोग जो है अपने अपने गांव के चले गए, बड़े बड़े मिल बंद पड़े हुए हैं जी। और आप भारत सरकार के पास कोई विकल्प नजर नहीं आता हमें। इसलिए ये जो रेगुलर आइटम है, पेट्रोल के बगैर आज कोई भारत का वासी नहीं जी सकता। उसे अगर 4 लीटर पानी पीना है तो वो 2 लीटर पी सकता है, 1 लीटर पी सकता है, लेकिन उसको रोज 1 लीटर पेट्रोल होना चाहिए उसकी गाड़ी के लिए, नहीं तो वो चल नहीं सकता। ऐसे हालात में भारत सरकार के पास कोई देश को चलाने का विकल्प नहीं है, बचा रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल। जबकि भारत सरकार को ये हालात और ऐसे बड़े बड़े सेक्टर वजूद में लाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, जिससे भारत के बेरोजगार को रोजगार मिले और भारत की जो डीजीपी है वो बढ़े, उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए, मैन्युफैक्चर ज्यादा हो देश में और उसको विदेशों में भी बेचा जाए। विदेश से जो माल आ रहा है रॉ मटेरियल, उसको लेकर यहां पर कुछ कंपनीज बड़े बड़े जो है बनाकर, क्योंकि 135 करोड़ का देश है, इस देश पर सारी दुनिया की निगाह है। दुनिया के कोने कोने से यहां पर जो है माल आता है, आमदरफ्त होती है। अगर वो माल हम यहां पर बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे और उसके जरिए से हम ये पेट्रोल, डीजल, गैस रसोई पर काबू पा सकते हैं। मैं भारत सरकार से पर्सनली अपील करता हूं कि भारत सरकार में बड़े बड़े जो है उद्योग को चालू किया जाए, जिसके जरिए से जो है पेट्रोल डीजल के दाम में जो है कमी आ सके। मैं सरकार से अपील करता हूं। तो अगला सवाल आपसे कि बसवा कल्याण को लेकर आपकी आम आदमी पार्टी की क्या फ्यूचर प्लान क्या है? और परसों ही बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन हुआ 2-3 वार्ड में, तो इसमें आपकी पार्टी ने कोई कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, जिसकी क्या वजह हो सकती है? बसवा कल्याण को लेकर आने वाले दिनों में जो है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो सीएमसी हो, तहसील हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, जितने भी बसवा कल्याण में एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, बीओ ऑफिस हो, पीडब्ल्यूडी हो, ये तमाम ऑफिसों में आम आदमी पार्टी जाएगी और बसवा कल्याण के शहर के डेवलप के लिए कुछ उन्हें बताएगी और वो क्या कर रहे हैं वो भी जानेगी। एक तो ये हुआ। दूसरा जो है आपका जो सवाल है कि बाई इलेक्शन में आपने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, इसके लिए जो है हमारी बहुत ख्वाहिश थी और हमारे पास कैंडिडेट भी था, लेकिन हर चीज़ का एक जो है तरीका होता है, एक चैन होती है। हमको ऊपर से ये आदेश आया हाई कमान से कि आप बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हमने कैंडिडेट तैयार किया था, हमने जो है कैंडिडेट की लिस्ट भी भेजी थी, उसके बाद भी जो है हमको ऊपर से ये आदेश आया कि आप बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसकी वजह ये बताया कि गुलबर्गा, बलगवी, हुबली, धारवाड़ में सीएमसी इलेक्शन नगर पालिका चल रहे थे और आप खुद जो है चुनाव के प्रचार के लिए उधर पूरी टीम लेकर पहुंचना है और आम आदमी पार्टी जो है अब तक बाई इलेक्शन लड़ने का जो है जिम्मा नहीं ली है, इसलिए हम नहीं लड़ रहे बोलकर जो है हमको ऊपर से आदेश आने के बाद हमने उसको जो है कैंसिल किया। आने वाले दिनों में जैसे कि 2023 में 24 में जो है एमएलए इलेक्शन है, 25 में जो है सीएमसी इलेक्शन है, इसमें हम अपने कैंडिडेट पूरे जोरों शोर से उतारेंगे और जो भी मसाइल शहर बसवा कल्याण में लोगों के हैं, जिन जिन मसाइल को जो है हम नोटिस कर रहे हैं ग्रामीण से लेकर सिटी तक, उन तमाम पर हम हर डिपार्टमेंट से जो है उसके ऊपर बात करेंगे और बसवा कल्याण की अवाम के लिए जो है एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आम आदमी पार्टी बसवा कल्याण की ये सोच विचार चल रही है। बहुत जल्द आपके सामने जो है बहुत सारे जो है मौजूआत पर, बहुत सारे उन्वानात पर बात होंगी और उसको मैं आपसे अपील भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आम आदमी पार्टी के जो काम होंगे उसको आप कवरेज भी दें।
अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बसवा कल्याण में हाल ही में किसान आंदोलन हुआ, जिसमें आप भी नजर आए, तो जो बसवा कल्याण और आप नेशनल आम आदमी पार्टी का क्या नजरिया है और सरकार से क्या डिमांड है किसानों के लिए? किसानों के जो डिमांड है, जो 3 कानून जो है भारत सरकार ने किसानों पर लागू किया, किसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और सरकार में बैठे हुए मैं समझता हूं 80% लोग किसान की संतान है। और ये देश जो है, भारत देश एक ऐसा देश है जो 80-85% जो है किसान बसते हैं। और जिन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया था, इसमें सबसे बड़ी तादाद किसानों की थी। आज आप अपने किसानों को, आपके नागरिकों को, आपके वोटर्स को आप जो है परेशानी में डाले हुए हैं। आज पूरा 1 साल होने आया, लगभग 365 दिन होने आ रहे हैं, किसान आज भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उनका ये डिमांड है कि ये 3 बिल वापस लिए जाएं। सरकार अपनी बात पर बजिद है। पता नहीं सरकार, जनता जो वोटर जो उसको बोलता है वो सुनती नहीं, उसे शायद इसमें मजा आता है। एक 70 से 75% जो है एक क्राउड, एक बड़ा तबका जनता जो भारत को फूड सप्लाई करता है, जो अपनी मेहनत से, मशक्कत से रात दिन काम कर कर फसल तैयार करता है, उसके बाद बीट कराता है तो उसको रेट नहीं मिलता। अगर वो रेट के लिए जो है प्रोटेस्ट करता है तो उसके लाठी पड़ती है, उसको मार दिया जाता है। फिर जब इलेक्शन आता है फिर जो है कुछ उनको 1000-2000 का लॉलीपॉप दिया जाता है, फिर उनको जो है वोट लेकर फिर उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। अगर एक घर का बाप अपने 5 बच्चों को अच्छे से शिक्षा या अच्छे से उनको नहीं देख रहा, तो बाजू वाला नहीं देख सकता। तो सरकार का जो मामला है, सरकार जो है नागरिकों की जिम्मेदार है, जनता की जिम्मेदार है सरकार को चाहिए कि जिस तरह एक बाप पूरा घर चलाता है, सरकार को चाहिए कि पूरे 135 करोड़ लोगों की फिक्र करे। और इसमें जो है 135 करोड़ लोगों में लगभग 80% जो लोग हैं, 1 करोड़ आसपास 1 करोड़ किसान हैं। इन किसानों को सरकार नजरअंदाज कर कर, इनके ऊपर जो है कानून लागू कर कर, इनका माल लेकर कुछ कारोबारी सेक्टर्स, कुछ उद्योगपतियों के हवाले अगर इनका माल करती है और ये अपने डिफेंस की या अपने हित की बात करते हैं, अपनी परेशानी से निपटने के लिए अपनी बात करते हैं, तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। इन्हें रोड पर आने नहीं दिया जाता, इनको मुसलसिल हरासमेंट किया जा रहा है। अभी हाल में देखे आप, बॉर्डर पे जो है पुलिस के जरिए जो है पीटा गया। हमारे शास्त्री जी का जो है एक नारा था, जय जवान जय किसान। आज सरकार किसान की जय होने नहीं दे रही और जवान की जो जय होना था वो भी नहीं होने दे रही। और जितने भी जो है आज आपको गवर्नमेंट में मुलाजिमीन मिलेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट लोग मिलेंगे, वो किसानों की संतान है। किसानों की संतान से किसानों को पीटा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाले जो है वो किसानों की औलाद नहीं, वो किसानों की संतान है। कोई जो है पॉलिटिकल एमएलए एमपी, ये संतान किसान की है। खुद किसान की संतान होकर किसान को जो है पीटना। और जय जवान जय किसान का जो नारा था, किसान की जय इसलिए हो कि किसान अपनी मेहनत से, मशक्कत से रात दिन जो है जमीन को हल जोत कर आपके लिए जो है अनाज बनाता है। और किसान की जो है जय इसलिए थी कि वो बॉर्डर पे ठहरता है, रात दिन जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी हिफाजत के लिए रहता है, इसलिए ये नारा दिया गया था। इसलिए ये नारा नहीं दिया था गया कि जय जवान किसान को मारे। आज जो हाल है कि मैं डिपार्टमेंट के, तमाम डिपार्टमेंट के लोगों से कह रहा हूं, पर्सनल अपील कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी के जो है बैनर से ये बात कर रहा हूं कि भाई आप जिसके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं वो आपके माता पिता है, आप भी किसानों की संतान है। ये अलग बात है आपकी लाठी जिस पर पड़ रही है वो आपका पिता नहीं है, लेकिन वो और किसी किसान और किसी पुलिस अफसर का या और किसी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का पिता है। लिहाजा जो डिमांड
किसान कर रहे हैं, उसके साथ आम आदमी पार्टी गाहे बगाहे उसके साथ है, हर कदम उसके साथ है। और आम आदमी पार्टी ने हर प्रोटेस्ट में, बसव कल्याण हो या पूरा कर्नाटक हो या पूरा भारत हो, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, किसानों का समर्थन किया है। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता और किसानों को सुकून और इत्मीनान नहीं होता, जब तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। ऐसे भी तो हो सकता है कि ये बहुत सोच विचार के बाद इस कानून को लाया गया हो और इस कानून से किसानों को फायदा भी हो सकता है, जबकि आजकल किसानों की जो है दालें और जो बिक नहीं रही हैं, अगर इस कानून से किसानों को फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा तो चाहिए कि किसानों को ये कानून एक्सेप्ट करें। नहीं, सरकार का कहना है कि इस कानून से किसान को फायदा होगा। जी अगर किसी कानून से जनता को फायदा होता जी तो जनता रोड पे नहीं आती। अगर उसे अपोजिशन भड़का रहा है या अपोजिशन के कहने पर भी आई तो इतना लंबा जो है एक पीरियड नहीं चलता। हम किसान ही, किसान जानता है उसका फायदा उसका नुकसान। सरकार अपने हित में उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए इन कानून को जो है लागू की है, लेकिन किसान जो है इस बात को जान चुका है और जानता है अगर कोई भी व्यक्ति उसका फायदा हो तो वो जो है उसकी मुखालिफत नहीं करेगा। उसकी मुखालिफत जब हो रही है तो आप जो जिद कर रहे हैं, जिस जनता से आप जीते थे उस जनता के वोट को लेकर आप जो है सत्ता में आकर उस जनता का जो है बात नहीं सुनकर आप उसके ऊपर कानून लागू कर रहे हैं। अगर मुझे एक चीज नहीं होना है तो आप मुझे जबरदस्ती देंगे तो मैं नहीं लूंगा। अगर उसमें मुझे फायदा दिख रहा है तो मैं ले लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तो ये बिलों में जो है किसानों को, मैं खुद भी किसान हूं, किसानों को जो है इसमें फायदा नजर नहीं आता। और जब हमको फायदा नजर नहीं आ रहा है तो हमारी रिक्वेस्ट अपील है कि इस कानून को वापस लिया जाए। अब गवर्नमेंट बजीद है कि हम आपको जबरदस्ती फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि हमको मालूम है कि इससे फायदा नहीं हो रहा। इसी के चलते जो है आज पूरा 1 साल होने का है। ठीक है भाई, अगर हमको फायदा नहीं होना है तो आप बिल वापस ले लो। फायदा तो हमको करा रहे ना आप, तो हमको फायदा नहीं चाहिए, आप बिल वापस ले लो। ये स्टैंड किसानों का है और इसके साथ आम आदमी पार्टी है। अभी इसी जो कानून है, इस तरह का कानून कांग्रेस की सरकार में भी सोचा गया था, लेकिन अमल में नहीं आया, सिर्फ सोचा गया था। तो उसी बात को पकड़कर जो है भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने उस कानून को अमल में लाया। तो कोई भी सरकार हो अपने वोटर्स के लिए गलत तो नहीं सोच सकती। तो हो सकता है ये कानून उनके लिए सही हो, क्योंकि 70 साल जिस पार्टी ने हुकूमत किया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया, तो उसने इस कानून को बनाया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसी को अमल में लाया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कांग्रेस ने इसको बनाया था, हाँ, लागू नहीं किया, अगर कांग्रेस लागू करती तब भी किसानों को ये पता चलता कि ये इसके विरोध में है, तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी आते, क्योंकि ये इनकी अपनी मईशत का, इनकी अपनी हित का मामला है। एक किसान जो है रात दिन मेहनत कर साल भर मेहनत करने के बाद अपनी जब फसल लाता है और लाकर जो है उसको रेट नहीं मिलता तो उसके ऊपर क्या गुजरती है वो खुद जानता है, जो करता है वो जानता है। बड़े बड़े उद्योगपति जो है माल लेते हैं, माल बेचते हैं, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी अलग से आगे से कमीशन रखकर सस्ता रहा सस्ता लेते, महंगा रहा महंगा लेकर वो अपना प्रॉफिट ले लेते। किसान को जो है नहीं, बहुत तकलीफों से गुजर कर फसल को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद जो है उसके साथ या उसके माल रेट नहीं आएगा या हुकूमत उसकी तायद नहीं करेंगी या हुकूमत उसकी मदद नहीं करेंगी तो उसके लिए मसला है। और ये कौन सी भी गवर्नमेंट हो, कानून बनाने की सोच एक अलग चीज़ है, कानून को लागू करना एक अलग चीज़ है। आप सोच सकते हैं कि भाई ये कानून बनाया जाए, अब उसके बाद बनाने के बाद अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो कोई बात नहीं, अगर उसके खिलाफ विरोध हो रहा है तो उसके ऊपर उसके संशोधन के लिए कुछ ना कुछ रास्ते रहते हैं। तो सरकार इसमें कुछ तो भी जो है अपनी नीति को तब्दील कर इसके अंदर कुछ तो भी जो है चेंजेस कर सकती है, ये सरकार के हाथ में है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आने वाले दिनों में
टीपी और जेडपी के इलेक्शन होंगे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपकी आम आदमी पार्टी सरकार क्या प्लान रखती है? लगभग नवंबर दिसंबर में या जनवरी में टीपी जेडपी इलेक्शन होने वाले हैं। जी अभी इसका गाइडलाइंस नहीं आया, जी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है जी और 9 जेडपी और लगभग 25 या 26-24 टीपी जो भी हैं, जी उसके ऊपर हम पूरे कैंडिडेट उतारने वाले हैं जी और इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस भी आए हुए हैं हमारे पास। जी और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर बसव कल्याण के 102.5 लाख वोटर्स से ये अपील करता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी की राजनीति करना चाहता है, जो अवाम की मदद करना चाहता है, जो अवाम के मसाइल को हल करना चाहता है, जो एक नेक नियति से सत्ता चलाना चाहता है, वैसे व्यक्ति को मैं आम आदमी पार्टी बसव कल्याण की ओर से ये न्योता देता हूं कि वो टीपी जेडपी इलेक्शन लड़ने के लिए हमसे मुतालबा कर सकता है। शर्त यह है कि वो ईमानदार व्यक्ति हो और ईमानदार राजनीति को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करने वाला हो। यही प्लान जो है दूसरे पार्टी भी देते हैं, जैसे कि बीजेपी हो, जेडीएस हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, सेम इनका भी मंसूबा यही है कि अगर ईमानदार हो, दिल से काम करने वाला हो तो हमारे साथ रब्त करे। ऐसे नहीं, वो बोलते हैं, हाँ। हम करते हैं। अच्छा। हमारे पास दिल्ली में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए एक हमारे जो है एमएलए 6 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए, तो हमने पार्टी से निकाल दिया। जी तो हम जो बोलते हैं वो करते हैं। जी हमने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि दिल्ली को हम सुधारेंगे, जी दिल्ली को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। आज पूरा दुनिया में दिल्ली के जो है स्कूलों की चर्चा है, जी वो ऐसे ही नहीं है। हमने जो वादे किए थे उसको पूरा किया है। दूसरी पार्टी जो वादा करती है और मैनिफेस्टो देती है उसके अगेंस्ट काम करती है, और वो पैसा दे के वोट ले लेती है और बाद में कुछ करती नहीं। हम किसी को पैसा देते नहीं है, हम काम देते हैं और काम लेते हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी से जीतेगा जी उसे ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा। जी वो जीतने के बाद भी हमारी निगरानी में है कि कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे पार्टी की साख खराब हो, पार्टी का नाम खराब हो। उन्हें जीतने के बाद भी जो है जो वायदा वो किया था, जो संकल्प वो लिया था, उसके तहत उसे काम करना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। जी। और दूसरा सवाल मेरा कि जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अब अपने 7 साल पूरे करने को है, तो इससे ये बात बीजेपी पार्टी से अपने भारत देश को क्या फायदा हुआ और इससे क्या नुकसान हुआ, आपका क्या रिव्यू रहेगा इस पर? भारतीय जनता पार्टी के 7 साल दौर इख्तिदार में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, जी 2-3 महीनों में ऐसे हालात हुए कि लोग अपने पद, अपने अवार्ड खौफ और हरास के आलम में गवर्नमेंट को वापस कर रहे थे। जी उसके बाद जो है 2015 इस तरीके से खौफ के माहौल में गुजरा। 2016 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बोल्ड फैसला लिया जी नोटबंदी का, जी जिससे जनता में अफरा तफरी फैल गई। बहुत सारे लोग लाइन में ठहर कर जो है डेथ हो गए, जी उनका देहांत हो गया। 6 महीने नहीं गुजरे थे 2017-2018 की इब्तिदा में जीएसटी की मार पड़ी ये कारोबार सेक्टर पर। जी अब फिर साल नहीं गुजरा, ये महामारी आ गई। तो बीजेपी जब से इख्तिदार में आई, बीजेपी ने कुछ ऐसे फैसले लिए, बोल्ड स्टेप लिए, लेकिन वो जनता के हित में कारगर साबित नहीं हुए। और बीजेपी के आने के बाद लोग बोलते हैं 70 साल कांग्रेस हुकूमत की। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं करता, मैं कांग्रेस वाली नहीं हूं। कांग्रेस ने लगभग 60-65 साल हुकूमत की, जी 10-12-15 साल बीजेपी ने सरकार हुकूमत की, कुछ थर्ड फ्रंट में
कुछ हुकूमत की। और जैसे जैसे दौर जो है डेवलप होता है, हर चीज़ डेवलप होती है। सरकारें अगर ये कहती कि मेरे सरकार में ये हुआ, मेरी सरकार में ये हुआ, सरकार एक ही चैलेंज कर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम करे। दूसरी सरकार तो वक्त के साथ डेवलप हुई है। रही बात बीजेपी के दौर इख्तिदार के 7 साल भारत के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन दौर से गुजरे, क्योंकि फैसले जो थे, नोटबंदी का फैसला पूरी जो है भारत की पूरी अवाम के लिए मुश्किल था। जीएसटी का जो फैसला था वो कारोबारी सेक्टर के लिए मुश्किल था। तो मैं भारत सरकार से ये जानना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी से और उनकी पूरी कैबिनेट से, भाई कोई एक सेक्टर ऐसा छोड़िए जो आपके और आपके फैसलों से महफूज रहे। कोई एक सेक्टर तो, एक किसान एक सेक्टर ऐसा था, आपने उसे भी जो है बिल लाकर उसको भी जो है मुश्किल में डाल दिया। तो बहरहाल जो है बताने का मकसद ये है कि आपको पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मीठा तेल, ये जो है जो भी अशिया हैं मार्केट में अवेलेबल, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का ले लो और तुम्हारे मोटर पार्ट्स ले लो, ये तमाम चीज़ें जो बढ़ी पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ी। सरकार 7 सालों में भारत को सिर्फ महंगाई दी। और इस सरकार में जितने लिंचिंग हुए, लोगों को मारा गया, सरकार जो है उन लोगों को पकड़ने में नाकाम है। या तो पकड़ नहीं पाई या नजरअंदाज कर दी। बहरहाल ये 7 साल जो है भारत के लिए, आज़ादी के 75 साल जो परसों हमने मनाया, उसमें ये 7 साल सबसे कठिन थे हर एतबार से। लिंचिंग के एतबार से, महंगाई के एतबार से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, किसानों के हिसाब से, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जो इन 7 सालों में खुश था। लेकिन बीजेपी सरकार जो है फिर भी ये कहती है कि आज भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा। 135 करोड़ लोगों की आप फिक्र करें। 135 करोड़ लोगों को जिस तरीके से आपने कहा था कि लास्ट व्यक्ति तक हमारी मदद जाएगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये जो है संकल्प था कि लास्ट व्यक्ति जो है भारत की जमीन पर जो रहेगा उस तक हमारा जो है डेवलप जाएगा। तो आपने अपना जो वादा किया था, उस वादे के तहत 135 करोड़ लोगों को अपना घर समझें, अपनी फैमिली समझें और उसको सहायता दें और देश की जो है गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर काबू पाने के लिए आप कोशिश करें। क्योंकि इन 75 सालों में हमने विदेशों में भी जो है अपनी साख फिलवक्त खराब कर लिए। लिहाजा जो है इससे निपटने के लिए जो भी सरकार हुकूमत में हो, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 135 करोड़ लोगों का विकास देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में वो कर चुकी है। आपने सोशल मीडिया के जरिए से, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए से देखा होगा कि आज पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, गोवा में भी अच्छा पोजीशन में है। बहरहाल अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और यकीनन इसको विश्व गुरु बोला जाएगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे एस मुबीन शेख, जो आम आदमी पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट और बसवा कल्याण के सोशल वर्कर। तो हम इनका आज की इस छोटी डिस्कशन में शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आज के इस शुभ इंटरव्यू में आप आए।